लॉज ऑफ मोशन। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ऐसा यूनिट है ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आपको हर जगह प्रॉब्लम है, क्योंकि यही वो यूनिट है जो पूरे मैकेनिक्स का बेस, ठीक है। इसके पहले वाले टाइप में तो हमने अलग अलग टाइप ऑफ मोशंस के बारे में सीखा, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, और उनके पाथ के बारे में सीखा, वेक्टर के बारे में, फोर्स, बहुत कौन से। सबसे पहले बेटा फोर्स क्या होता है, अगर मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ शुरू करूंगा, तो अगर आपने छोटी क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ी हुई है, क्या होता है, पुल और पुश। किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना क्या कहलाता है बेटा, फोर्स कहलाता है, ठीक है। फोर्स होगा क्या, देखो मैं लॉज ऑफ मोशन को बहुत ही आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा। आपको जिस तरह समझते जा रहा हूं, समझते चलना, आपसे क्वेश्चन सारा सॉल्व होता चला जाएगा। तो सबसे पहले देखो फोर्स का मतलब क्या होता है, पुल और पुश। बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपने कई जगह डोर्स के आगे पुल और पुश दोनों लिखा हुआ देखा होगा। 90% लोग वहां मिस्टेक भी करते हैं। तो किसको कहते हैं पुल, अपनी तरफ खींचना कि अपने से दूर करना। पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना और पुश दूर करना। मेरी बात समझ में आ रही। मान लो मनवीर से कोई गले नहीं लग रहा और मनवीर उसको गले लगाना चाहता है, तो उसको वो पुल करेगा कि पुश करेगा, पुल करेगा, ठीक है। और लेकिन वो मनवीर को अपने गले लगने के बाद दूर करना चाहता है, तो वो मनवीर को क्या करेगा, पुश करेगा। बात समझ में आ रही है। तो अपनी तरफ खींचना है पुलिंग, दूर करना है पुशिंग। समझ में आता है कि नहीं आता है। इसके बाद ही आपको बताया कि बोर्ड पे लिखा होता है, डोर पे लिखा होता है पुश, लोग क्या करते हैं पुल। अब लिखा होता है पुल तो क्या करते हैं पुश। तो आज के बाद आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। आप पहले पढ़ोगे, अगर भूल जाए तो सोचना कि दरवाजे को गले ना दूर करना है। अगर वहां पुल लिखा हुआ दरवाजे को गले लगाना, और अगर आपको पुश लिखा हुआ दरवाजे को दूर कर देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया पुल और पुश। अच्छा जी, फोर्स की वजह से होगा कुछ, बॉडी पर फोर्स लगेगी तो उसकी वजह से क्या होगा। हाँ जी, पोजीशन चेंज करेगा। पोजीशन चेंज करने के लिए फोर्स में बहुत गलत अप्रोच है, बहुत ही गलत अप्रोच है। फोर्स कभी भी पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सबसे पहले बात समझो, अगर कहीं भी फोर्स लगेगी तो फोर्स विल कॉज चेंज इन वेलोसिटी। अगर फोर्स लगेगी तो उसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी, क्या क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। क्या चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी का मतलब फोर्स दोनों चीजें चेंज कर सकता है। क्या क्या, आइदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर उसकी डायरेक्शन। आइदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर उसकी डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो किसी भी बॉडी पर फोर्स लगेगी तो आप कभी मत कहोगे कि उसकी पोजीशन चेंज होगी। इट इज रॉन्ग आंसर। तुम बोलोगे सर फिलोसफी दिखाऊंगा आगे ये चीजें किस तरह से गलत हो सकती है। तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि फोर्स लगने से पोजीशन चेंज होती है। आप क्या कहोगे, फोर्स लगने से क्या चेंज होती है, वेलोसिटी। क्या चेंज होती है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का क्या क्या चेंज हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है पूरी तरह से। अब इन दोनों एग्जाम्पल को समझते हैं कि कब मैग्नीट्यूड चेंज होगा और कब डायरेक्शन चेंज। दोनों एग्जाम्पल से देखो। मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता हुआ यहां पे जा रहा है, और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एक फोर्स लगा दी है एफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये जो फोर्स लग रही है ये ऑब्जेक्ट के मोशन के क्या लग रही है, पार्टिकुलर लग रही है कि एंटी पैरेलल लग रही है, पैरेलल लग रही है पार्टिकुलर, और फोर्स भी इधर लग रही है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, मैं आपको तीनों कंडीशन बताता हूं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि फोर्स बॉडी पे पैरेलल लग रही है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, फोर्स बॉडी पे
परपेंडिकुलर लग रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट कंडीशन, किसी बॉडी पर फोर्स कैसे लगे? पैरेलल लगे। दूसरी चीज, परपेंडिकुलर लगे। पहले इन दोनों की बात करते हैं, फिर एनी एंगल पे बात करेंगे। तो अगर आप फोर्स को कभी भी ऐसे लगाओ तो क्या कहेंगे? पैरेलल फोर्स। क्या कहेंगे बोलो बेटा इसको? पैरेलल फोर्स। ध्यान से समझना, मैं न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। और दूसरा क्या होगा बोलो बेटा? परपेंडिकुलर फोर्स। तो पहली चीज क्या थी आपके पास बोलो बेटा? पैरेलल फोर्स। और दूसरी चीज क्या है आपके पास बोलो बेटा? परपेंडिकुलर फोर्स। तो अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है और आप उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? ध्यान से देखना। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे पैरेलल फोर्स लगाओगे, इट विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। ये पैरेलल फोर्स क्या करेगा? चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या चेंज करेगा बोलो बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? मान लो यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है और तुम उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दो, तो फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। परपेंडिकुलर फोर्स से क्या होगा? परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा उसकी क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, देखो इसका मोशन कैसा है? इधर की तरफ है। मैं इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाने, क्या चेंज हुआ इसका? डायरेक्शन। अगर मैं ये फोर्स नहीं लगाता तो मैंने सोच के देखो, इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैंने छोड़ा, अभी इसकी स्पीड कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? 0। जैसे इसको मैंने छोड़ा, ये किधर आ रहा है? नीचे। जब इसको मैंने छोड़ दिया, क्या इसमें कोई फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। किधर लग रही है? नीचे की तरफ। क्या उस फोर्स से इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है? यस। अभी इसकी स्पीड कितनी है? 0। एक सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड हर एक सेकंड कितनी बढ़ती जा रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। सिंगल फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है। जिधर फोर्स लग रही है उधर ही बहुत, जब ये पेन मूव कर रहा है इसकी क्या इंक्रीज कर रही है बेटा? मैग्नीट्यूड। यस और नो? वेलोसिटी तो सही बात बोला करो, नहीं तो लिखोगे गलत। क्या इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी का? मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगी क्या? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं क्या? नहीं। अब ये ऐसे ही आ रहा था, इस मोशन का परपेंडिकुलर क्या होगा? ऐसे होगा। ये जैसे ऐसे आया, मैंने ऐसे फोर्स लगा दी, क्या चेंज हो गई इसकी? डायरेक्शन। के परपेंडिकुलर लगाओगे चेंज होगी उसकी डायरेक्शन। तो अब सोच के देखो, इस पार्टिकल को था, लेकिन तुमने जैसे ऐसे फोर्स लगा दी, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। यस और नो? तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या करेगा? चेंजेस द बोलो। तो अगर किसी भी बॉडी पे पैरेलल फोर्स लगाओगे तो चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और किसी भी परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। उसकी बात नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। नोटबुक नहीं तुम्हारे पास? कंसेप्ट समझ में आ रहा नहीं आ रहा?
डन बेटा। अब आ जाओ थर्ड केस की, मैं इसमें बात कर लेता हूं कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स सर्टेन एंगल पे लग रहा हो, उस केस को हम कैसे, ध्यान देना बेटा। मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे आप ऐसे लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, फोर्स। देखो यहां पर फोर्स पैरेलल लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, कि किसी एंगल पे लग रहा है, एंगल पे लग रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे बोलो बेटा, फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे, है ना। दिस फोर्स इज एफ, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो ये एंगल थीटा है। आप ये हमेशा याद रखना, किसी भी फोर्स या किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट कहां से ब्रेक किया जाता है, उसके टेल से, कभी हेड से ब्रेक नहीं किया जाता। समझ आ रही बात? तो एफ का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा बोलो बेटा, एफ कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा बोलो बेटा, एफ साइन थीटा। नाउ एफ कॉस थीटा इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, बोलो यार। F cos theta is the parallel component of force and F sin theta is the perpendicular component of the force। तो एक आपके पास पैरेलल कंपोनेंट आ गया और दूसरा क्या आ गया बोलो बेटा, आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब वही पुरानी बात, पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा बोलो, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मोशन कैसा होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही होगी और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन। बात समझ में आई? किसी बॉडी पर जो फोर्स है, सबसे पहले किसी भी बॉडी पर अगर एक सिंगल फोर्स, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिंगल फोर्स पे, अगर किसी बॉडी पर एक सिंगल फोर्स लग रही हो, तो वो फोर्स तीन की तरीके से लग सकती है। कैसे कैसे, उस बॉडी के पैरेलल, उस बॉडी के परपेंडिकुलर, या उस, अब फोर्स के पैरेलल लग रही है तो वो क्या करेगी, उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगी। बात समझ आ रही है? और अगर वो उसके परपेंडिकुलर लग रही है तो उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगी। और अगर वो सर्टेन एंगल पे लग रही है तो उसका एक कंपोनेंट पैरेलल होगा और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, उसके पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा, उसके डायरेक्शन को चेंज। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। सरफेस के मोशन पे डिपेंडेंट हो जाए, नहीं अगर पार्टिकल का मोशन इधर की तरफ है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करेगा, वो तो डायरेक्शन ही चेंज करेगा। फटाफट नोट डाउन करो। अभी तक हमने किसकी बात की थी, सिंगल फोर्स की बात। ओके बेटा, अब देखो, अगर अब बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लग रही हो तो क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। देखो मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज को कंसेप्चुअली समझाऊंगा, आप इसको कंसेप्चुअली समझते जाना, आपको ठीक है। तो नेक्स्ट इज आवर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ फोर्सेस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बोलो बेटा, ग्रुप ऑफ फोर्सेस। किसकी बात कर रहे हैं बोलो बेटा, अब हम ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। ग्रुप ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है, मोर देन वन फोर्स इज एक्टिंग इन अ बॉडी। ग्रुप ऑफ फोर्सेस का बेसिक मतलब क्या होगा बोलो बेटा, इसका मोर देन
वन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखो एक फोर्स लगेगी तो कहानी क्या होगी, मैंने क्लियर कर दिया, बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन अगर एक से ज्यादा फोर्स लगेगी तो क्या हो सकती है, वो जरा मैं तुमको, मान लो मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं क्या हो सकता है। देखो मान लो ये एक बॉडी है और इस बॉडी पर इधर फोर्स लग रही है F1 और इधर फोर्स लग रही है F2। इस बॉडी पर एक फोर्स लग रही है कि एक से ज्यादा फोर्स लग रही है? एक से ज्यादा फोर्स लग रही है, बात समझ में आ रही है? कभी भी एक से अगर ज्यादा फोर्स लग रही हो तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ये नेट फोर्स की वैल्यू क्या है। बॉडी पर एक फोर्स लग रही है कि एक से ज्यादा फोर्स लग रही है, पहले ये बात बताओ। दो फोर्स लग रही है, दो बातें हो सकती है। पहली चीज क्या हो सकती है कि F1 और F2 दोनों एक दूसरे के बराबर हो। बोलो यार, पहली बात ये हो सकती है। दूसरी बात क्या हो सकती है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं। अरे बोलो ना, पहली चीज क्या हो सकती है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो ना हो। मान लो मैं खड़ा हूं, मेरे को हर्षिता इधर खींच रही है और इधर मनवीर मुझे इधर खींच रहा है। अब ये हो सकता है कि दोनों मुझे बराबर फोर्स से खींच रहे हो या फिर दोनों मुझे खींच रहे हो। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मुझे दोनों बराबर फोर्स से खींच रहे होंगे तो क्या होगा, मेरे पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बैलेंस फोर्स की जो कंडीशन होगी वो एक फोर्स के लिए होगी कि मोर देन वन फोर्सेस के लिए होगी? बोलो, मोर देन वन फोर्सेस। तो अगर ये दोनों आपस में जीरो होंगे तो मैं क्या कहूंगा, दोनों फोर्स का सम किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। समेशन एफ नेट उसका सम किसके बराबर हो गया, जीरो के। अगर सारे सम का सम जीरो है, अगर यहां दो से ज्यादा भी होता, जीरो होता, तो हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। क्या कहेंगे बोलो बेटा, हम बैलेंस फोर्सेस आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही? अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई तो इसको हम क्या कहेंगे बोलो बेटा, बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। और यही सारी बात है, अगर किसी के नेट फोर्स का सम जीरो है then it is termed as बैलेंस फोर्स। जीरो हो जाएगा, स्टेट क्या होगा? तो इसका दो मतलब हो सकता है, याद रखना। या तो बॉडी रेस्ट में होगी, ये क्या होगा, इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। किसमें होगा बोलो बेटा, बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर बॉडी होगा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मोशन नहीं, कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर किसी बॉडी पे नेट की वैल्यू जीरो हो, किसी बॉडी पे नेट जीरो तो क्या कहेंगे, बैलेंस जीरो। फोर्स नेट जीरो कहना और बैलेंस फोर्स कहना दोनों बातें क्या है, फोर्स नेट की वैल्यू जीरो हो या आपको कोई कह दे बैलेंस फोर्स हो, आप एक ही मतलब समझोगे। और इसका मतलब अगर आपको बोलेगा कि बॉडी का स्टेट कैसा होगा तो इसका दोनों मतलब हो सकता है, या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा या फिर वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में होगा। इसका मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पे है तो उस पर कितनी फोर्स लग रही है, जीरो। और कोई बॉडी रेस्ट में है तो भी जनरली लोग क्या कहता है, अगर बॉडी पे फोर्स जीरो होगा, मोशन में तो हो नहीं सकता। क्या वो मोशन में हो सकता है, यस, यूनिफॉर्म मोशन में किसी नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी तो बॉडी शुड बी इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मान लो अगर आपको बोला कि एक 2 kg का ब्लॉक है जो रेस्ट पे रखा हुआ जीरो। आपको ऐसा बोला जाए किसी बॉडी पर टोटल बैलेंस फोर्स जीरो है तो इसका मतलब वो बॉडी का स्टेट क्या होगा। अगर किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी का स्टेट क्या होगा,
स्टेट क्या होगा? एक स्टेट होगा कि दो स्टेट होगा? कौन कौन सा स्टेट? स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म? दोनों ही बातें हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, ये बात हो गई। सिमिलरली अगर फोर्स इनका नेट का जो है वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे? फोर्स नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको क्या कहा जाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको क्या कहा जाएगा? बोलो बेटा। अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो उसका एक ही स्टेट होगा। वो क्या होगा? स्टेट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन? बोलो। स्टेट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? एक्सेलरेटेड मोशन या फिर रिटार्डेड मोशन। यार, या तो उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही होगी या उसकी वेलोसिटी घट रही होगी। तो या तो एक्सेलरेटेड मोशन या फिर रिटार्डेड मोशन। नहीं, मेरी बात समझ नहीं आई। अगर किसी बॉडी पर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसका स्टेट कितना होगा? एक या दो? दो। कौन कौन सा? रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म। जीरो नहीं है तो अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होगा? स्टेट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर कितने टाइप का होता है? टू टाइप। कौन कौन सा? एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा रिटार्डेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव और यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव। यहां पर जीरो में भी एक्सेलरेशन जीरो और यूनिफॉर्म मोशन में भी एक्सेलरेशन जीरो। क्या कभी भी अनबैलेंस फोर्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी? नो, देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन। अच्छा, ये दोनों कंडीशन में वेलोसिटी चेंज होगा कि वेलोसिटी सेम रहेगा? सेम रहेगा। चेंज होगा, है ना? एक्सेलरेशन का मतलब फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे चलता हूं। जो चीज लिखा रहा हूं तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ, तभी आप लॉस ऑफ मोशन के इसलिए मैं आपको थ्योरेटिकल अप्रोच पे नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल कंसेप्चुअली और एक एक को हिट करते हुए पढ़ा रहा हूं। मैंने बोला मोर देन वन, जितनी मर्जी हो जाए यार। मैंने कब बोला दो? मैंने यहाँ समेशन में टू लिखा है। किसी भी तरीके से अगर उनका सम जीरो है, चार क्यों लगे? चार क्यों लग जाए, क्या फर्क पड़ता है? दो लिखा है भाई। जैसे भी लग रहा हो तुमको, वेक्टर आता है, वेक्टर तरीके से ऐड करो, तुम बताओ क्या होगा। बड़ा इरिटेट कर रहा है।
चलो, ये बात समझ में आ गई। अब यहां से छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से समझो। अब इसके बाद कंसंट्रेट करो यहां। तो अब इसके बाद क्या आता है? इक्विलिब्रियम। सारे शब्दों का मतलब पता होना चाहिए क्वेश्चन में। क्या नेक्स्ट टर्म आपको मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? इक्विलिब्रियम। पता है क्या? इक्विलिब्रियम बहुत तरीके का होता है। जब मैं एक बार बोलना शुरू कर दूं ना, दोबारा बोला ना, फेंक दूंगा उठा के बाहर। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में भी हम किस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बोलो बेटा? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम किसकी बात करेंगे बोलो बेटा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। एक बात याद रखो, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगे, 2 लगे, 4 लगे, 10 लगे या एन फोर्सेस लगे, उन सबका सम कितना हो? जीरो हो। बॉडी इज सेट टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो हम क्या कहेंगे? बॉडी किस चीज में है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और अ बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा? बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है। और अगर बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो वो भी क्लियर है कि बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत बार बच्चों को ये भी अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन किसी भी तरीके का इक्विलिब्रियम अगर होगा मैकेनिक्स में, तो इसका सबसे पहला मतलब क्या होगा? फोर्स नेट की वैल्यू जीरो होगी। बात समझ आ रही है? तो हम शुरू में फोर्स नेट तो बॉडी की या तो रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो हम कहते हैं इस इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या क्यों कहते हैं इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम? बात समझ में आ रही है? ये सारे नाम एक ही हैं। आपको इक्विलिब्रियम बोल दे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल दे या स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल दे, सबका मतलब क्या है? फोर्स नेट की वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा? इफ 2 और मोर देन 2, क्या एक फोर्स के लिए इक्विलिब्रियम होगी क्या? नहीं। सारी कहानी ग्रुप ऑफ फोर्सेज हो, अगर इसमें एक फोर्स लग रही थी तो ये किधर आ रहा था? नीचे। इक्विलिब्रियम कब होगा? इसको रोकने के लिए कम से कम एक और फोर्स तो होना चाहिए। किसी सिंगल फोर्स की वजह से कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो उसका नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। और जीरो होने के लिए कम से कम कितने फोर्सेज चाहिए? 2 फोर्सेज। तो इफ 2 और मोर देन 2 फोर्सेज आर एक्टिंग, if 2 or more than 2 forces are acting such that their vector sum is zero। वेक्टर सम क्यों बोल रहा हूं? फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। देयर वेक्टर सम इज जीरो। बॉडी इज सेट टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बॉडी इज सेट टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, या आपको कोई देगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर किसी बॉडी पे 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस का सम जीरो हो, मैंने यहां मेंशन कर दिया 2 और मोर देन 2। अब मोर देन 2 कुछ भी हो सकता है, उन सबका सम क्या हो? वेक्टर सम क्या होना चाहिए? जीरो। तो बॉडी को हम क्या कहेंगे? बॉडी किस चीज में है? इक्विलिब्रियम में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी बोलो। कंडीशन क्या होगी हम बाद में बात करें। सिंपल, जितनी बात कह रहा हूं उतनी बात समझो। बॉडी रेस्ट में है कि नहीं है, इतना करना। अगर वो रेस्ट में है तो वो इक्विलिब्रियम। अब ज्यादा है कम है कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। क्या वो रेस्ट में है? यस। अगर नहीं है तो नो। बोलो, पॉइंट क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो।
हो गया बेटा? एक और कॉमन सा एग्जांपल लेके देख लो, तो आप मुझे बताओ कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। ये अगर मान लो एक फिक्स्ड रिजिड है, यहां एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक बॉडी ऐसे हैंग्ड है। ध्यान देना, क्या ये बॉडी नीचे है? क्या ये बॉडी नीचे आ रही है? स्प्रिंग है, रस्सी से एक बॉडी को, क्या ये बॉडी नीचे आ रही है? तो नीचे क्या फोर्स लग रही है इसके ऊपर? कोई फोर्स मान लेता हूं mg लग रही होगी, मान लेते हैं ये फोर्स F1 है, और इस पे ऊपर फोर्स क्या लग रही होगी? F2। ये बॉडी रेस्ट में, रेस्ट में देख के ही पता लग रहा है, तो रेस्ट में होगा। तो ये बॉडी किस चीज में होगा? इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इन दोनों का सम इसमें क्या हो जाएगा? 0। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एन इक्विलिब्रियम। बोलो ये सर नो। यहां पर ये ऐसे हैंड है, क्या इसमें फोर्सेस लग रही है? बहुत सारी फोर्सेस लग रही होगी, सारे फोर्सेस की वजह से इस पे नेट फोर्स कितनी है? 0। बॉडी किस चीज में है? इक्विलिब्रियम में है, और नेट फोर्स 0। क्या बुरी बात क्लियर है पूरी तरह से? तो एक बार सारे चीजों को दोबारा अपने दिमाग में ब्रीफ आउट कर लो। अगर किसी बॉडी पर एक फोर्स लग रही है, सिंगल फोर्स, इफ वन फोर्स इज एक्टिंग इन बॉडी, क्या होगा? मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, आंसर चाहिए मुझे। देख क्या रहे हो? ओए बुलाओ, क्वेश्चन पूछा है भाई, कहां जाना है? दोबारा पूछ रहा हूं, किसी बॉडी पर, मैंने इतना क्वेश्चन पूछा, वापस देख रहा हूं, इधर देखी जा रहा है, ये अपने गोटियां निकाल रहा है। ध्यान से सुनो, किसी बॉडी पर एक फोर्स लग रही है, किसी बॉडी पर एक फोर्स लग रही है, सिंगल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, क्या होगा उस बॉडी का? चेंज इन वेलोसिटी। मैंने सही आंसर देने से उनको नंबर नहीं लिख के बताया है, क्या होगा उसके अंदर? चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स लगने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? 3। फोर्स मोशन के पैरेलल लग रहा हो, पैरेलल किधर होता है? मोशन के पैरेलल, तो उसकी वजह से कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी। फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा हो, उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर फोर्स किसी भी एंगल पे लग रहा हो, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी बॉडी पर ग्रुप ऑफ फोर्सेस लग रहा हो, तो दो बातें हो सकती है, उस पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं, उन सबका सम किसके बराबर हो? 0 के बराबर। और उनका सम 0 के बराबर या तो होगा, या इसका सम 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? 0 है। और बॉडी पर कैसी फोर्स लग रही है? बैलेंस फोर्स। बॉडी किसकी? मैकेनिकल, स्टैटिक, इक्विलिब्रियम में। बात समझ आ रही है? ये सारी चीजों का मतलब एक ही है। और अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उसका स्टेट क्या होगा? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स, दोनों फोर्सेस का सम 0 ना हो, तो उस बॉडी पर कैसे? अनबैलेंस फोर्स। उस केस में बॉडी का मोशन कैसा होगा? एक्सिलरेटेड मोशन या फिर रिटार्डेड मोशन, और यू कैन से राइटली सेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या पूरी बात क्लियर हो गई है? मैंने आपको एक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दे दिया कि स्प्रिंग के साथ एक बॉडी हैंड है, कि नीचे कुछ फोर्स लग रही होगी, ऊपर कुछ फोर्स लगी होगी, दोनों फोर्सेस का सम कितना होगा? 0। तो फोर्स का सम 0 है, इट मींस इट इज अ बैलेंस फोर्स, तो इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात पूरी तरह से? आपको एक और छोटा सा मैं ट्रिक सिखा। किसी बॉडी पर फोर्सेस तो बहुत सारी लग सकती है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पढ़ा होगा, या मैं आपको बताऊंगा। हम क्या करते हैं यार, पता है फिजिक्स में ना, मैथमेटिक्स के मल्टीपल कंसेप्ट को जहां हमें जरूरत पड़ती है, अपनी जरूरत के हिसाब से हम यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कल आपको सर्कुलर मोशन में क्या सिखाया था? रेडियस निकालना। वो मैथमेटिक्स का एक तरीका था। नहीं मेरी बात समझ में आई? हमारे पास क्या थी? ट्रेजेक्टरी थी। हमने उसको क्या किया? 1+ पहले उसकी डिफरेंशिएशन, फिर उसका
स्क्वायर और अपॉन डिवाइड कर दिया डबल डिफरेंशिएशन करके, क्या मिल गया आपको? एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमने क्या यूज की, मैथमेटिक्स यूज की और चीजें फाइंड कर ली। तो मैथमेटिक्स को ना हम अपने टूल की तरह रखते हैं। फिजिक्स में मैथमेटिक्स क्या होता है? टूल। जब आप हायर स्टडी में जाओगे तो मैथमेटिक्स हम यूज कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स हमारी हेल्पिंग हैंड होता है। इसीलिए आपको फिजिक्स की बुक में सबसे पहले क्या लिखा होता है? मैथमेटिकल टूल। आपको मैथमेटिक्स पढ़ना ही इसलिए है कि आपको फिजिक्स आए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आपको मैथमेटिक्स इसलिए नहीं पढ़ना कि आप मैथमेटिक्स पढ़ के कुछ और करोगे। मैथमेटिक्स में जो आपको पढ़ाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपको कुछ नहीं पता है। वो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि उसको हम जब मन करेगा तब यूज करेंगे। आ रही मेरी बात समझ? तो एक और मैथमेटिक्स को यूज करते हैं। अगर आपके पास 3 फोर्सेस हो, कितने फोर्सेस हो? इस थ्योरम का नाम है लैमीज थ्योरम। क्या नाम है इसका? नाम सुना है किसी ने? लैमीज थ्योरम। लैमी कौन था? एक मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट दोनों था। क्या था ये? मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट दोनों था। तो कहने का मतलब क्या होता है? तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों आती होती है। इसने ट्रिग्नोमेट्री का एक थ्योरम दिया था। थ्योरम को बहुत स्मार्टली अपनी फिजिक्स में यूज कर लें। क्या इसने थ्योरम दिया या लैमी थ्योरम हम कब अप्लाई करेंगे वो पहले समझ। किसी बॉडी पर कितनी फोर्स लगनी चाहिए? 3 फोर्स। यहां फिक्स बोल रहा हूं मैं, नॉट मोर देन 3, नॉट लेस देन 3। बॉडी पर कितनी फोर्स लगनी चाहिए? 3 फोर्स। और दूसरी चीज, बॉडी होनी चाहिए इक्विलिब्रियम में। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स 0। सबसे पहले जो उसका मतलब है सही, सब पहले टर्म बोलो, नहीं तो एक क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का हिलेगा नहीं। मैं तुमको बता दे रहा हूं। एनसीईआरटी बैकसेट का समझ में नहीं है, अगर कंसेप्ट नहीं समझा तो पता नहीं तुम लोग स्कूल में कैसे कराते हैं। उनको बैकसेट के 5 क्वेश्चन दे दो, मैं कहता हूं या तो सॉल्व कर देंगे, मतलब नहीं समझा सकेंगे, या फिर सॉल्व ही नहीं होगा उनसे। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, आएंगे बैकसेट। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि बिना ऐसे कंसेप्ट के आप उन क्वेश्चंस को बहुत थॉरली सॉल्व ही नहीं कर सकते। चलो वापस आते हैं। कितनी फोर्स होनी चाहिए और वो बॉडी किसमें होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम में। तो मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। अब इस बॉडी पर मैं मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकता हूं? 3। तो मान लो F1 है, इससे कम भी नहीं लगा सकता। तो ये 3 फोर्सेस लग रही हैं। बात समझ आ रही है? और मान लो F1 के इधर एंगल है θ1, F2 के इधर एंगल है θ2 और F3 के इधर एंगल क्या है? θ3। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? F1 अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन θ3। इसको हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? लैमीज थ्योरम, है ना। अगर आपके पास भी 3 फोर्सेस रही हो और तीनों फोर्सेस किसमें हो? इक्विलिब्रियम में, तो आप उनको लैमीज थ्योरम की हेल्प से भी कभी सॉल्व कर सकते हो। ये जस्ट मैंने आपके नॉलेज एनहांसमेंट के लिए बताया है। अगर आप लैमीज थ्योरम बिना लगाए सॉल्व करना तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। इट इज जस्ट इन ऑर्डर टू एनहांस योर नॉलेज, और ये कई न्यूमेरिकल को तुरंत सॉल्व करने में की हेल्प करेगा। तो लैमीज थ्योरम अप्लाई कब होगा? इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फोर्सेस शुड बी 3 और ये तीनों किसी ट्राइंगल का पार्ट होना चाहिए। जल्दी बना रहा मैं तो इजी और साइन थीटा 3। फटाफट नोट डाउन करो, फिर चलते हैं लॉज ऑफ मोशन। इज इट रेस्ट और इक्विलिब्रियम? ठीक है, ये कंडीशन इसके लिए फिक्स है, मैं यहाँ लिख भी दिया, फिर भी वहां भी मैंने इस बात को मेंशन कर दिया, शुड बी इन रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। हाँ मर्जी पढ़ लो, कोई चीज किसी का ऐसा रोना कोई भगवत गीता थोड़ी है किसमें
अभी तो मैं तुमको बता रहा हूं, बचा के रखा है कंसेप्ट। जहां पे जिसका स्टैटिक यूज होगा वहां वहां पर तुमसे ये इक्विलिब्रियम का कोई मतलब समझ में नहीं आता। ठीक है, वेक्टर चैप्टर नहीं, मैं पहले बता चुका हूं, वेक्टर वो आत्मा है जो हर शरीर में है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको वेक्टर आना चाहिए। डन बेटा, चले आगे। सर्कुलर मोशन के डीवीपी कर लिए कितने? क्लास के बाद चेक करूंगा, आज नहीं तो आज बैठोगे, पेरेंट्स को कॉल करूंगा, तो पहले होमवर्क चेक करोगे, फिर जरा अजय को बोलूंगा जरा। डन बेटा, चलो आगे। अब हमने न्यूटन लॉज ऑफ चैप्टर शुरू किया था, तो एक एक करके हम किसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं बेटा? लॉज के बारे में। आ जाओ, आज मैं आपको केवल फर्स्ट लॉ की बेसिक इंट्रोडक्शन कराऊंगा और फिर हम आगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया, इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ। सबसे पहले आप इनर्शिया का मतलब समझो। पहले इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। inability of a body to change its state. What is inertia? कोई भी बॉडी अपने स्टेट को चेंज ना कर सके, उस इनएबिलिटी को हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? इनर्शिया। बात समझ में? अगर बॉडी जिस भी स्टेट में है, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना कर पाए, अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना कर पाए, या स्टेट ऑफ डायरेक्शन में है तो अपनी डायरेक्शन, अपने इस इनएबिलिटी को हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? इनर्शिया। दिस इनएबिलिटी इज नोन एज इनर्शिया। और एक बात आपको याद रखना, इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है बोलो बेटा? मास के प्रोपोर्शनल होता है। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी उतनी ही ज्यादा होगी। एक मोटे आदमी की इनर्शिया एक पतले आदमी की इनर्शिया से काफी कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे इस क्लासरूम में सबसे कम इनर्शिया किसकी होगी? लल्लू राम की। ठीक है, इसकी इनर्शिया, चाहे तुम इसको रेस्ट में लाना चाहो चाहे तुम इसको मोशन में लाना चाहो, इट्स वेरी इजी टू ब्रिंग लल्लू राम इन मोशन और इन रेस्ट। लेकिन किसकी इनर्शिया सबसे ज्यादा होगी मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है? तो उसको रेस्ट में लाना भी सबसे मुश्किल होगा और उसको मोशन में ले जाना भी सबसे मुश्किल होगा। समझ रहे हो? ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। किसकी बात करते हैं बोलो बेटा? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया तीन तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया कौन कौन सा होगा बोलो सबसे पहले? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कौन कौन सा होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहले की बात नोट डाउन कर लो, फिर तेजी से तेरी इनर्शिया वैसे ही कम है, मैं कभी भी तेरा स्टेट चेंज कर दूंगा। देखना, स्टेट चेंज करने में गड़बड़ हो गई ना तो जेंडर चेंज हो जाएगा। हो गया?
inertia of and inertia of direction। ठीक है, पूरी बात क्लियर है। अब देखो बेटा, एक चीज मैं बस आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। अगर कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट या किसी का हैवी मास है तो इसकी क्या होगी, लार्जर इनर्शिया। बोलो यार। और इसका क्या मतलब होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज करना आसान, मुश्किल होगा, है ना। तो डिफिकल्ट टू चेंज द वेलोसिटी फॉर गिवन फोर्स। बोलो बात सही है। अगर कोई हैवी मास है तो, अगर कोई लाइटर मास होगा, ज्यादा इनर्शिया लेस इनर्शिया, लेसर इनर्शिया। बोलो यार। और इसका डिफिकल्ट होगा कि इजी, तो इसमें क्या लिखेंगे, इजी टू चेंज द वेलोसिटी फॉर गिवन फोर्स। नोट डाउन कर लो फटाफट। इजी टू चेंज द वेलोसिटी फॉर द गिवन फोर्स। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसका है, इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया किसके साथ रिलेटेड है, बोलो बेटा, मास के साथ। क्या होता है इनर्शिया का मतलब, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। कौन कौन सा स्टेट हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों को चेंज करने में जो दिक्कत आएगी, बात समझ आ रही है। कोई अगर हैवी मास होगा तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा, कितना मुश्किल होगा, कम इनर्शिया होगा, कि वेलोसिटी को चेंज करना इजी होगा। तो बस फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट लिखो। आज की क्लास यही खत्म करेंगे हम, फिर आपके आगे की बात करते हैं। पहले लिखो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। easy to change the velocity, lighter mass, lesser energy। देखो बेटा, according to Newton's first law of motion, according to Newton's first law of motion, according to Newton's first law of motion, if a body is in the state of rest, if a body is in the state of rest, is in the state of rest, will remain in the state of rest, will remain in the state of rest। क्या लिखा बोलो, according to Newton's first law of motion, if a body is in the state of rest, will will remain in the state of rest or motion, will remain in the state of rest or motion until and unless some external force is being applied on it, until and unless some external force is being applied on it। मैं इसके आगे की डिस्कशन आज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसके बाद एक्सटर्नल फोर्स के कंसेप्ट को सिखाना बहुत जरूरी है। इसको सिखाना बहुत जरूरी है, बोलो बेटा, एक्सटर्नल फोर्स के कंसेप्ट को। जनरली बच्चों को एक्सटर्नल फोर्स के कंसेप्ट में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हम किसके डिस्कशन करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की कंसेप्ट की। तो एक बार जल्दी से ब्रीफ आउट कर लो, हमने क्या क्या सीखा जल्दी से। फोर्स, पहला दिमाग में क्या चीज आती है, चेंज इन वेलोसिटी। पहली चीज चेंज इन वेलोसिटी। अगर मोर देन वन फोर्सेस है तो या तो वो बैलेंस होगा या अनबैलेंस। बैलेंस का मतलब नेट फोर्स जीरो, अनबैलेंस का मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। ये बात क्लियर है।
फिर उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसका लॉ है? इनर्शिया का। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? किसी बॉडी की इनएबिलिटी अपने स्टेट को चेंज करने की। एग्जांपल इस पे करा देता हूं, इनएबिलिटी अपने स्टेट को चेंज करने की। इनर्शिया कितने टाइप का? 3 टाइप का। कौन कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जिसका मास जितना कम होगा उसकी इनर्शिया उतनी ही, जिसका मास जितना कम होगा उसकी इनर्शिया उतनी ही कम होगी। मैं आपको जल्दी जल्दी से कुछ एग्जांपल्स बता दूं, छोटी क्लासेस वाला। जैसे अगर आप सडनली ब्रेक लगाते हो तो आपको आगे तरफ का एक जर्क मिलता है। क्यों लगता है? क्योंकि जब आप कार में जा रहे हो तो आपकी बॉडी भी इन द स्टेट ऑफ मोशन होती है। वो किसमें चाहती है? मोशन में ही रहना। बारी बात समझ में आ रही है? वो क्या चाहती है? किसमें रहना? मोशन में ही रहना। लेकिन जब आप सडनली ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? रेस्ट में नहीं जाना चाहता है, उस अपोजिशन की वजह से वो आगे की तरफ झुक जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और कुछ एग्जांपल्स, और आपको कैसे एग्जांपल्स आपको पता है? जैसे बस वाला एग्जांपल है, बस में भी यही सेम एग्जांपल है। अगर आपकी बस सडनली टर्न कर रही है तो आप दूसरी तरफ झुक जाते हो। या समझो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप उसी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहते हो। जब आप चेंज करते हो तो बॉडी उसको रेजिस्ट करती है। मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूं, ये ध्यान से समझना जरा। ये मान लो छत है, फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है, यहां से एक स्प्रिंग लगी है, फिर एक ब्लॉक लगा है और फिर एक दूसरी स्प्रिंग लगी है। ये फर्स्ट स्प्रिंग है, ये सेकंड स्प्रिंग। बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छा एग्जांपल करा रहा हूं। यहां से आपको इनर्शिया कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर। अगर मैं इसको सडनली खींच दूं, पूरी बात सुनना, मुझे पता था कि इसमें कूद पड़ेगा और आंसर हमेशा गलत बताएगा। अगर मैं सडनली इसको खींच दूं तो कौन सी रस्सी टूटेगी? दूसरी बात, अगर मैं इसको थोड़ी देर तक स्थिर करूं और फिर खींचूं, फिर कौन सी रस्सी टूटेगी? ध्यान समझना, जब तुम सबसे पहली बार में सडन जर्क करोगे, अभी पलट गया ये, अभी फर्स्ट पे था, अभी सेकंड पर आ गया, थर्ड रस्सी लगा दूंगा ना, कह देगा हाँ सर वो भी हो सकता है। पहले पेशेंस रखो सुनने का। सुनो, मेरी सुनो। जब तुम इसको सडनली खींचोगे तो किसमें रहना चाहता है? रेस्ट में। ये रेस्ट में रहना चाहेगा, ये जब तक ट्रांसमिट करेगा ही नहीं। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा स्थिर करके खींचोगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें आ जाएगा? मोशन में। फिर ऊपर वाला रूफ किसमें रहना चाहेगा? रेस्ट में। फिर जब आप खींचोगे तो ऊपर वाली रस्सी टूटेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनर्शिया एग्जांपल समझ में आया? ये ट्रेन बस वाला एग्जांपल तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब आपने सडन जग दिया तो ये क्या करता था? रेस्ट पे रहना। तो पहले कौन सी रस्सी टूटेगी? सेकंड वाली रस्सी। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा आराम से, फिर कौन सी रस्सी टूटेगी? फर्स्ट वाली। एग्जाम्पल को अपने कॉमन लैंग्वेज में लिख लो, इंग्लिश में लिखोगे तो पता नहीं चलेगा। तो आप सिंपल बात लिख, अगर आप झटके से खींचोगे तो कौन सी रस्सी टूटेगी? सेकंड वाली रस्सी। लेकिन आप थोड़ी देर के बाद इसको हिलाने के बाद खींचोगे तो कौन सी रस्सी टूटेगी? पहले वाली रस्सी। क्या मेरी समझ में आ रही है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आप अपना होमवर्क निकालो, मैं चेक करता हूं।